लेकिन क्या उनकी जैसी आवाज़ कभी मर सकती है? मैं उनके गीतों को सुनना जारी रखते हुए और उनके गीतों को उन लोगों तक पहुँचाते हुए उनके जीवन का जश्न मनाना चाहता हूँ, जिन्होंने उन्हें कभी नहीं सुना। उनके गीत उन लोगों के लिए सहारा बने जो खोया हुआ महसूस करते हैं और हम सभी उस आवाज़ के नेतृत्व में अपने घर वापस आ सकें। हम हमेशा इस बारे में बात करते थे कि कैसे शारदा सिन्हा, वह गायिका जिनकी आवाज हमारे लिए घर जैसी है, गाते समय पान चबाती थी ताकि उनकी आवाज में मिट्टी का स्पर्श हो। आप उनकी आवाज में घर की खुशबू भी महसूस कर सकते थे। छठ पूजा के पहले दिन 5 नवंबर को उनका निधन हो गया। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे बिहार में पूजा जाता है और यह प्रकृति को श्रद्धांजलि है। वो अस्पताल में थी, उन्होंने अभी-अभी छठ के लिए एक नया गाना रिलीज़ किया था, मेरी माँ शोक में है। बिहार में मेरी मौसिया भी शोक में हैं। उनकी मृत्यु के बारे में सुनकर वे रो पड़ी और अब उनके बारे में बात करते हुए रो पड़ती है। मेरा परिवार ही शोक में नहीं है, कई परिवार व्यक्तिगत रूप से उस नुकसान को महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका निधन एक शुभ दिन और उस त्योहार के दौरान हुआ जिसका उनकी आवाज पर्याय बन गई थी। यह कोई संयोग नहीं है, वह छठ त्योहार के साथ एक हो गई थी। मेरी माँ की तरह उनमें से ज्यादातर ने उन्हें कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना होगा या उनसे कभी नहीं मिले होंगे। उन्होंने केवल रेडियो या टेप रिकॉर्डर पर उनके गाने सुने होंगे। सिन्हा वह महिला थी जिन्होंने उनके गीत और उनके पूर्वजों के गीत भी गाए और उन्हें दूर दूर तक ले गई। प्रेम, विवाह, त्योहार और बच्चे के जन्म के गीत। उनका जन्म मिथिलांचल क्षेत्र के तत्कालीन सहरसा जिले में हुआ था, जो मेरे लिए घर है। बच्चे के रूप में मैं घर छोड़ने के बाद मेरे लिए घर का चिन्ह अब भौतिक स्थान नहीं था। घर अब दिमाग में एक विचार था। उस विचार के चिन्ह अब भाषा, गीत और मेरे बचपन का भोजन थे। सिन्हा के गीत ऐसे ही चिन्ह थे। जब भी मुझे घर की याद आई, मैंने उनके गीतों में शरण पाई। उन्होंने मुझे सहारा दिया और किसी तरह मुझे लगा कि सब कुछ खो नहीं गया है और यह बहुत सुकून देने वाला था। मैं पहली बार 1980 के दशक में घर पर उनके ऑडियो कैसेट के माध्यम से उनके संगीत से परिचित हुआ था। वे उन कैसेट के कवर पर भी अलग दिखती थी, अपने काले बालों के साथ जो उस समय से वे खुले रखती थी और एक बड़ी गोल बिंदी के साथ वे स्त्री और नारीवादी दोनों व्यक्तित्वों को आत्मसात करती थी। मुझे याद है कि मैंने मैथिली और भोजपुरी में ये दो ऑडियो कैसेट सुने थे। बचपन में मेरी माँ उन्हें अक्सर सुना करती थी। उस समय और सबसे लंबे समय तक अपनी मातृभाषा में मैंने सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी थी। 1990 के दशक में जब मैं घर से बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए निकला, तो मैं अपने घर और बचपन के गाने पीछे छोड़ दिए। मैं अपनी जवानी में हिंदी फिल्मों गाने के साथ बड़ा हो रहा था। लोकगीत उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं जिस शहर में रहता था वहाँ कहीं न कहीं मेरे घर की उस आवाज़ द्वारा गाए गए किसी गाने का एक अंश ही सुन पाता था। लेकिन अब घर की अंतरंग सेटिंग में कभी नहीं। कभी-कभी जब कोई घर आता था, तो छठ या शादी समारोह के दौरान हम दूर से लाउड स्पीकर से उनकी आवाज़ सुनते थे। मैंने उनके सभी इंटरव्यू देखे, उनके सभी वीडियो कई बार देखे हैं। मैं उनके और उनके गानों के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। मैं उनके गाने अपने फ़ोन पर बजाता और अपनी माँ से उन शब्दों को समझने के लिए कहता था जो मुझे समझ में नहीं आते थे। पिछले 1 दशक में मेरे दोस्तों की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसमें मैंने उनका कम से कम एक गाना ना बजाया हो। मैं चाहता था कि मेरे चाहने वाले सभी लोग कम से कम एक बार उनका गाना सुनें। मुझे लगता है कि मैं शायद उनके गानों में खुद को तलाश रहा था। उनके गाने ही वो सहारा थे जो मुझे जड़ों और अपनी ज़मीन से जोड़े रखते थे। हालाँकि उनसे मिलने की इच्छा कभी कम नहीं हुई। कई बार मुझे उनसे मैथिली में बात करने के लिए पटना जाने का मन करता था, भले ही मैं उन्हें जानता ना हो। उनके साथ ऐसा लगता था जैसे मैंने उन्हें हमेशा से जानता हूँ, मैं उन्हें हमेशा से जानता हूँ। बाद में उनके बेटे अंशुमान से संपर्क किया और उनसे कई बार बात की। 2017 या 18 में ऐसे ही एक बातचीत के दौरान मेरी सिन्हा से फ़ोन पर बात हुई। तब मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तैनात था। हमने मैथिली में लगभग 10 मिनट बात की और जल्द ही व्यक्तिगत रूप से मिलने की उम्मीद में बातचीत समाप्त की। मुझे पता है कि मैं सिन्हा से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन क्या उनकी जैसी आवाज़ कभी मर सकती है? मैं उनके गीतों को सुनना जारी रखते हुए और उनके गीतों को उन लोगों तक पहुँचाते हुए उनके जीवन का जश्न मनाना चाहता हूँ, जिन्होंने उन्हें कभी नहीं सुना। उनके गीत उन लोगों के लिए सहारा बने जो खोया हुआ महसूस करते हैं और हम सभी उस आवाज़ के नेतृत्व में अपने घर वापस आ सकें। इस स्टोरी को मनीषा सोनी नाम के एक लेखक ने लिखा है
और इस स्टोरी को मैंने उठाया है www.जनता से रिश्ता.com उससे मैंने उठाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, एक बात मैं आपको इस वीडियो में बता के चलता हूँ, जो मेरा फेसबुक पेज द डिजिटल पंच है, उस पे प्रॉब्लम आ गया है, जिसकी वजह से मैंने दूसरा नया पेज बनाया है। उस पेज को मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा और उस पेज का मैंने नाम वही रखा है जो पुराना मेरा पहले वाला फेसबुक पेज का नाम था, द डिजिटल पंच 2.0। अब जब भी फेसबुक पे जाएँ वहाँ पे सर्च कर सकते हैं द डिजिटल पंच 2.0 सर्च कीजिएगा तभी वो पेज मिलेंगे। अभी कुछ ही फॉलोवर्स उस पे बढ़े हैं। तो दोस्तों उसको भी जैसे पिछले वाले पेज को आप प्यार दे रहे थे वैसे ही प्यार इस पेज को भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसका फॉलोवर्स जल्दी से जल्दी गेन करवाएँ। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, बने रहें द डिजिटल पंच के साथ। जय हिंद दोस्तों।